Good morning, class. In the previous class, I had completed capital busting, under which you had studied the four different methods to determine the values of return against your investment, in which you have studied payback period method, accounting rate of return method, net present value method, and internal rate of return method. I had discussed all the theoretical concepts as well as the numerical questions. Now, in today's lecture, I am going to start a new topic named dividend policy. Under the dividend policy, there are different theories as given by different individuals how to determine the level of dividend which a company want to distribute and how much company have to retain it. So first of all, I am going to discuss what is dividend. As you all know, dividend simply called as the return which can be given by a company to its shareholders. डिविडेंड क्या है? रिटर्न जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो किसी एक कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर हो सकते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अगेंस्ट में जो डिविडेंड है वो हमेशा एक फिक्स परसेंटेज पे होता है जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में दिया जाता है, और अगर करंट ईयर में लॉस होता है तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ये आप लोगों को मालूम है। इक्विटी के अगेंस्ट में डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट बेस्ड होता है, यहाँ पे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता। रीज़न, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसे फेज में डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट बेस्ड डिसाइड किया जाता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी को बिजनेस का एक्सपेंशन डेवलपमेंट नहीं करना तो उस केस में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड के बिहाफ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो शेयर होल्डर्स में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होगा। रिटेन्ड अर्निंग नहीं करेंगे तो बिजनेस का एक्सपेंशन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसा रेशियो रखा जाए कि डिविडेंड भी दे दिया जाए और एट लास्ट हम रिटेन्ड अर्निंग भी मेंटेन कर सकें? तो ये सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करती है। तो इस बेसिस पे डिफरेंट आपकी थ्योरीज प्रोवाइड की गई जहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने अपने व्यूज़ को थ्योरीज के फॉर्म में बिल्डअप किया। कहीं इन्होंने 100% रिटेंशन या पे ऑफ की बात किया है, तो कहीं पे एक आइडल रेशियो डिसाइड करने की बात किया है, और कहीं पे इन्होंने ये कहा कि ये रेशियो डिसाइड करना ही एक इलॉजिकल फैक्टर है। रीज़न, अगर हम डिविडेंड देते हैं वहाँ पे भी शेयर होल्डर को बेनिफिट है, और अगर होल्ड करते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है जो इन फ्यूचर बेनिफिट देगा, यहाँ पे भी बेनिफिट है। तो दोनों ही कंडीशन में शेयर होल्डर्स को यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो डिविडेंड पॉलिसी के बिहाफ पे डिफरेंट आपकी थ्योरीज हैं, वन बाय वन एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिविडेंड क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी एज गिवन बाय वेस्टर्न एंड Bingham. Dividend policy determines the division of earning between payment of shareholders and retained. Dividend policy क्या है? डिवीजन है किस चीज का? अर्निंग का। डिविडेंड पॉलिसी, इनका ये कहना है कि डिविडेंड पॉलिसी बेसिकली हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि जो अर्निंग आई है उस अर्निंग को कितना हम शेयर होल्डर को पेमेंट कर दें, यानी शेयर होल्डर को रिटर्न के फॉर्म में पे कर दें, और कितना हम अपने पास रिटेन कर लें। तो इसके ऑप्टिमम रिलेशन को डिटरमाइन करने को ही कहा जाता है डिविडेंड पॉलिसी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो डिविडेंड पॉलिसी कहना क्या चाह रहा है कि डिविडेंड पॉलिसी बेसिकली हेल्प करता है हमें ये डिटरमाइन करने में कि बिजनेस के पास जितना भी प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर जनरेट हुआ है सारी लायबिलिटीज एक्सपेंसेस पे करने के बाद, तो उससे कितना पैसा डिविडेंड के फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया जाए और कितना हम रिटेन्ड अर्निंग में होल्ड कर लें।
ये डिविडेंड पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है ये अगेंस्ट इक्विटी शेयर है। रीज़न, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट के अगेंस्ट में एक फिक्स परसेंट देना ही देना है, तो वहाँ पे ये डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है कितना हम शेयर होल्डर को पे कर दें और कितना रिटेन कर लें। ये चीज़ ज़रूरत होती है, ये सिचुएशन हमें निकालनी होती है इक्विटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में। तो इसलिए वेस्टर्न एंड ब्रिंघम ने इस कॉन्सेप्ट को, डिविडेंड पॉलिसी को बेसिकली रिलेट किया है इक्विटी शेयर से, कि जितनी भी अर्निंग हमारे पास बची हुई है उसका एफिशिएंट डिटर्मिनेशन करना पेमेंट और रिटेनिंग दोनों के ही भी। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी सबको। तो डिविडेंड पॉलिसी का बेस क्या है ये समझ में आ गया होगा। डिविडेंड पॉलिसी का बेस है कि जितना भी प्रॉफिट है उसमें कितना पार्ट हम शेयर होल्डर को पे कर दें डिविडेंड के फॉर्म में और कितना पार्ट हम अपने पास रिटेन कर लें बिजनेस के एक्सपेंशन डेवलपमेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी के बेस पे कुछ डिसीजंस आपके इन्वॉल्व किए गए। पहला, टू रिटेन अर्निंग, कितना रिटेन किया जाए अर्निंग को, ये एक डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन है। और टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अर्निंग जितनी भी है वो इक्विवेलेंट टू 100% है। तो इक्विवेलेंट टू 100% आपके लिए जो अर्निंग आ रही है कितनी रिटेन कर ली जाए बिजनेस के अंदर, तो रिटेन का मतलब 100% रिटेनिंग हो जाए। दूसरा, टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब 100% आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए कि हमें बिजनेस में एक्सपेंशन डेवलपमेंट नहीं करना है, तो ऐसे बिहाफ पे 100% आपके जो अर्निंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। लास्ट वन, टू रिटेन सम पार्ट ऑफ अर्निंग एज वेल एज टू डिस्ट्रीब्यूट दी रिमेनिंग। यहाँ पे आपके डिसीजन लेने का फैक्टर इन्वॉल्व किया गया है कि सम पार्ट अर्निंग का रिटेन किया जाए और सम पार्ट आपके अर्निंग के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो एट लास्ट यहाँ पे जो डिसीजंस इन्वॉल्व किए गए हैं, तो डिसीजंस के बिहाफ पे दो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कुछ पार्ट अर्निंग, कुछ पार्ट आपके पे आउट। ये आपका रिलेशन चले, या तो 100% पे आउट करते हैं या तो 100% रिटेन करते हैं। तो टू रिटेन अर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है, 100% रिटेंशन। टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग का मतलब क्या है, 100% पे आउट। और टू रिटेन सम पार्ट ऑफ अर्निंग एज वेल एज टू डिस्ट्रीब्यूट द रिमेन अर्निंग का मतलब क्या है, 100% के अगेंस्ट में कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कुछ पार्ट को अपने पास रिटेन कर लेना। तो ये तीनों में से किसी एक डिसीजन पे ऑर्गेनाइजेशन को रहना होता है डिविडेंड पॉलिसी में। तो यहाँ पे जो डिविडेंड पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकती है। आगे देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू डिविडेंड विच कैन हेल्प यू टू डिटरमाइन द एफिशिएंट डिविडेंड पॉलिसी। फर्स्ट वन, वॉल्टर्स मॉडल। अगर हम वॉल्टर की बात करें तो वॉल्टर आपके एट लास्ट इन्होंने अपनी थ्योरी में जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट लिया है, इनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म की जो शेयर प्राइस है वो डिपेंडेंट किस पे है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे। ये आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब वो डिविडेंड जो प्री डिफाइंड है, हमको मालूम है, तो उसकी आज की अगर प्रेजेंट वैल्यू हमको मालूम होगी तो हमारे लॉन्ग टर्म की शेयर प्राइस क्या होगी ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन को प्री डिफाइंड बेसिस पे अगर हम इन्वेस्टर्स को बता देते हैं तो उस बेसिस पे हमारे लिए ये ईजियर हो जाएगा अपनी लॉन्ग टर्म शेयर प्राइस को डिटरमाइन। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग भी आपकी इफेक्ट करती है। ये किस बेसिस पे है, फ्यूचर डिविडेंड। तो यहाँ पे दो चीज़ आ रही है, एक प्रेजेंट वैल्यू अगर हम बात करें तो आज की एक्सपेक्टेड डिविडेंड को हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमने रिटेन्ड अर्निंग पहले से बता दिया, रिटेन्ड अर्निंग भी डिफाइंड है, तो उस बेस पे हम फ्यूचर डिविडेंड को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वॉल्टर ने इन्हीं दोनों बेसिस पे अपनी थ्योरीज का कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब इस थ्योरी के अंदर आते हैं। तो जो स्लाइड्स मैंने आप लोगों को भेज रखी हैं उसको साथ में ले करके सारे कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडल। कॉन्सेप्ट की बात कर लें। प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर आर्ग्यूड दैट इन द लॉन्ग रन द शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड।
वॉल्टर, इनका पूरा नाम था जेम्स ई वॉल्टर, इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अगर हम बात करें लॉन्ग रन की शेयर प्राइस की, कि लॉन्ग टर्म में हमारे शेयर की वैल्यू क्या होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड किससे होगी, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड के अगेंस्ट में अवेलेबल। प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू। तो अगर यहाँ पे फिक्स परसेंटेज आपको पता हो या प्री डिफाइंड आपको ये मालूम है कि डिविडेंड कितना मिल सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको पता हैं, तो उस बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म अपनी शेयर प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिटेंशन इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइस। रिटेंशन का मतलब रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग भी इन्फ्लुएंस करती है स्टॉक प्राइस को ओनली थ्रू देयर इफेक्ट ऑन फ्यूचर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट किसको कर रही है, फ्यूचर डिविडेंड को। कि आज रिटेन कर लिया तो रिटेन का मतलब आज डिविडेंड नहीं दिया है, तो रिटेंशन का अगर मोटिव क्लियर है, एक्सपेंशन डेवलपमेंट अगर आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, तो ऐसे फॉर्मेट में फ्यूचर डिविडेंड इस पे अफेक्टेड होगा। फ्यूचर डिविडेंड अगर पॉजिटिव दिखेगा तो आपकी शेयर प्राइस वैल्यू सही हो जाएगी, नहीं तो डिक्लाइन कर जाएगी। यही बात समझ में आ गई होगी। Walter has formulated this and used the dividend to optimize the wealth of the equity share. Walter ने यही दो चीज़ आपके यही दो कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट किया और इसको यूज़ किया गया डिविडेंड को निकालने में कि शेयर होल्डर्स का ऑप्टिमम वेल्थ क्या होनी चाहिए। ऑप्टिमम वेल्थ का मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अगेंस्ट में उसका ऑप्टिमम रिटर्न अगर उसे पता होगा तो वो हमारे शेयर प्राइस की वैल्यू को एफिशिएंटली इंक्रीज कराने में हेल्प करेगी। आई थिंक वॉल्टर का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आ गया होगा। वॉल्टर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चीज़ें डिफाइंड हैं, इन्वेस्टर को ये पता है कि उसे एक्सपेक्टेड क्या रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में, तो वो आज की आपकी शेयर वैल्यू को भी डिटरमाइन कर देगा। रिटेन्ड अर्निंग अगर आपने बता रखी है कि कितना पैसा आप रिटेन कर सकते हो एक्सपेंशन डेवलपमेंट के लिए, क्या मोटिव है रिटेंशन का, तो वो भी आपके फ्यूचर डिविडेंड को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन, दैट इज द एजम्पशंस ऑफ द मॉडल। कुछ वॉल्टर मॉडल के एजम्पशंस लिए गए हैं। पहला है इंटरनल फाइनेंसिंग। इन्होंने मार्केट को फोकस नहीं किया। पहला एजम्पशन इन्होंने ले लिया कि जो भी फाइनेंसिंग होगी वो इंटरनल होगी, यानी ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपका मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ये थ्योरी आपकी इररिलेवेंट वहीं पे हो जाएगी जब आपका जो फाइनेंसिंग है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पहला एजम्पशन ले रखा है कि इंटरनल फाइनेंसिंग है। इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहा है वो इंटरनल आदमी है, उसको ये पता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, इंटरनल फाइनेंसिंग वो करेगा। कांस्टेंट रिटर्न इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगेंस्ट में रिटर्न की बात करें तो वो कांस्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच कंपनी हैव टू पे टू जनरेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी को पे करने की जरूरत है कैपिटल जनरेट करने। यानी अगर आप इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रहे हो तो आपने इंटरनल फाइनेंसिंग के बेस पे भी किया है, तो कुछ आपने प्री डिफाइंड रेट बताया होगा। तो रेट यानी आपके लिए कैपिटल लेने के लिए जो आपको पे करना पड़ेगा वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। वॉल्टर का ये कहना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन्वेस्टर का वो हमेशा कांस्टेंट होगा, किसी भी तरीके से जो रिटर्न है वो वैरी नहीं करेगा। जबकि इक्विटी की बात करें तो मार्केट की वजह से वैरी करता है। तो इन्होंने एक फिक्स परसेंटेज की बात कर दिया या फिक्स्ड अमाउंट की आप बात कर लीजिए। 100% पे आउट और रिटेंशन, या तो डिविडेंड 100% पे आउट होगा या तो 100% रिटेंशन होगा। तीसरा केस यहाँ है ही नहीं कि आप सम पार्ट रिटेन कर लीजिए और सम पार्ट पे आउट कर लीजिए। या तो 100% पे आउट किया जाएगा या तो 100% रिटेन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, कांस्टेंट ईपीएस एंड डीपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड डीपीएस स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिएगा। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर आपका कहता है कंपनी इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में कितनी प्रॉफिटेबल है, यानी कंपनी को इक्विटी शेयर से जो पैसा मिल रहा है उसके अगेंस्ट में उसके पास कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है पर शेयर, वो अर्निंग पर शेयर कहलाता है। यानी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट जो इक्विटी के अगेंस्ट में बचा हुआ है, यानी सारी लायबिलिटी पे करने के बाद जितना ओवरऑल प्रॉफिट बचा हुआ है पर शेयर के बेस पे वो अर्निंग पर शेयर है। और डिविडेंड पर शेयर कहलाता है कि जो भी आपके पास प्रॉफिट था उससे आपने कितना पर शेयर डिविडेंड अमाउंट पे किया है शेयर होल्डर को, वो आपका डिविडेंड पर शेयर।
मान लीजिए 100 रुपये पर शेयर आपकी अर्निंग आ रही है और आप 50 रुपीज़ पर शेयर पे कर रहे हो, तो ईपीएस क्या है? 100 रुपये अर्निंग पर शेयर, और 50 रुपये पर शेयर क्या है? डिविडेंड है। कि आपने पे 50 किया है और अर्निंग 100 है। ये समझ में आ गया होगा। एजम्पशन यहाँ पे दे रहा है कांस्टेंट ईपीएस एंड डीपीएस, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट होगा, यानी जितनी अर्निंग होगी वो 100% बेस पे आपके पे की जाएगी, चाहे तुरंत और चाहे बाद में। तुरंत कब होगी? जब 100% पे आउट आप कर रहे हो, अब बाद में कब होगी? जब 100% आपने आज रिटेंशन कर रखा है और फ्यूचर में आप 100% पे आउट कर दोगे। तो जितनी भी टोटल अर्निंग है वो टोटल अर्निंग कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट कर देगी। नेक्स्ट वन, डीपीएस में भी इक्वल और लेस देन ईपीएस। डीपीएस आपका में भी इक्वल हो सकता है और लेस देन ईपीएस भी हो सकता है। अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर ये दोनों आपके लिए हमेशा कांस्टेंट है। डीपीएस आपका इक्वल भी हो सकता है। इक्वल मतलब हर साल जो डिविडेंड देना है वो आपके लिए इक्वल बेसिस पे भी हो सकता है, और लेस देन ईपीएस। और ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो आपकी डिक्लाइन कर सकती है। तो अर्निंग पर शेयर अगर डिक्लाइन करेगी और डिविडेंड आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसे फॉर्मेट पे क्या होगा? बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं लॉस की पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि डिविडेंड हमेशा इक्वल होगा, आज दीजिए या फ्यूचर में दीजिए। अर्निंग पर शेयर में भी आपकी लेस हो सकती है, वो आपकी डिक्लाइन कर सकती है। टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक आप मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक आप 100% पे आउट भी कर सकते हो और 100% रिटेंशन भी कर सकते हो। तो ये आपके डिफरेंट एजम्पशंस हैं जो आपके लिए गए हैं वॉल्टर मॉडल के अंदर। नाउ द फॉर्मूला ऑफ द मॉडल, हाउ टू कैलकुलेट द डिविडेंड अमाउंट, और यू कैन से द करंट मार्केट प्राइस अगेंस्ट द वॉल्टर इन द वॉल्टर मॉडल। P is equal to D plus R bracket E minus D upon K whole upon K. P stand for current market price. Current market price क्या है आपकी इक्विटी शेयर की? E is the earning per share. E minus D आपका है तो E earning per share है। D is the dividend per share. E minus D that is retained earning per share. Earning और dividend, earning ज़्यादा है डिविडेंड कम है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ रिटेन किया होगा, ये निकालना है। R इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट और IRR। इंटरनल इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आपका जाएगा। एंड K स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल के अगेंस्ट में जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं, यानी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको पे करना है, वो आपका K कहलाएगा। तो इस बेसिस पे आप निकाल दोगे वॉल्टर मॉडल के अंदर करंट मार्केट प्राइस। Now the last, that is the criticism of this model. criticism, पहला ही criticism आपको मिलेगा कि फाइनेंसिंग इंटरनल है, तो पहला नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यहीं पे ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के बिहाफ पे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मैंडेटरी है। फर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डज नॉट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी पॉसिबल नहीं है इक्विटी के अगेंस्ट में कि फर्म का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा कांस्टेंट हो, क्योंकि मार्केट बेस ये फ्लक्चुएट करता है। In fact, R decreases as more and more investment is made. ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? कंपनी डिक्लाइन करेगी। क्यों? तो एक कंपनी को मालूम है कि आपको अगर हम ज़्यादा रिटर्न देंगे तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और कम रिटर्न देंगे तो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जब इन्वेस्टर बढ़ेगा तो ऐसे बेस पे आपको रिटर्न कम मिलने लगेगा। फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी आपकी हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर बार आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट का है वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है। इन फैक्ट के चेंजेस डायरेक्टली विद द फर्म्स रिस्क। जैसा फर्म का रिस्क होगा, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैरी कर जाएगी। रिस्क कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, क्योंकि रिटर्न भी वहाँ पे कम देगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका था वॉल्टर मॉडल का। तो वॉल्टर ओवरऑल यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि इक्विटी के अगेंस्ट में अगर हमने अपने शेयर होल्डर को जो इंटरनल फाइनेंसिंग कर रहा है, अगर हमने उसको प्री डिफाइंड रेट बता रखा है कि हम आपको कितना रिटर्न देंगे, रेट के बिहाफ पे या अमाउंट के बिहाफ पे, हमने उसको रिटेन्ड अर्निंग बता रखा है,
100% या तो पे आउट होगा या तो रिटेंशन होगा। अगर ये सारी चीज़ें हम पॉसिबिलिटीज़ डिफाइंड बेसिस पे करते हैं तो वहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं कि शेयर होल्डर को हमें कितना देना है, कितना अपने पास रिटेन कर लेना है। आई थिंक वॉल्टर मॉडल क्या है ये सबको समझ में आ गया होगा। अगली थ्योरी पे आते हैं, दैट इज गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल ही आपका समहाउ एक्सटेंशन है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर ने यहाँ पे जो बात किया है 100% पे आउट और रिटेंशन की, इन्होंने तीसरे फेज को फोकस किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एज पर नीड सम परसेंट आपका रिटेंशन कर सकती है और सम परसेंट आपका पे आउट किया जा सकता है। इसके अलावा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो नियर अबाउट सेम है। गॉर्डन ने सबसे पहली चीज जो बात किया कि सारी फर्म कौन सी होंगी, इक्विटी फर्म। डिविडेंड पॉलिसी हमेशा अफेक्ट करेगी वैल्यू ऑफ द फर्म। डिविडेंड पॉलिसी कैसे अफेक्ट करेगी कि डिविडेंड पॉलिसी में अगर आपने रिटेंशन रेशियो और डिविडेंड रेशियो में सही डिटर्मिनेशन नहीं किया तो वहाँ पे आप द वैल्यू ऑफ द फर्म वैरी कर जाएगी। आपको एक्सपेंशन डेवलपमेंट के लिए 20% प्रॉफिट होल्ड करने की ज़रूरत है और आपने 50% होल्ड कर लिया तो ऐसे बेस पे आपके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाएंगे और यहाँ पे आपके लिए जो वैल्यू ऑफ द फर्म है यानी वैल्यू ऑफ द इक्विटी वो आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इन्होंने फोकस किया है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसे हेल्प करती है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की, ये भी गॉर्डन मॉडल ने बात की है। तो वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड जो फ्यूचर में आप डिविडेंड देने जा रहे हो प्लस ग्रोथ रेलिवेंट, यहाँ दोनों की बात की गई है। यहाँ पे 100% पे आउट या रिटेंशन नहीं है, यहाँ पे सम परसेंट आपका है जो डिविडेंड आपको देना है और सम परसेंट आपका है जो आप होल्ड कर रहे हो ग्रोथ के लिए। तो क्या रिलेशन इसमें होना चाहिए, ये रिलेशन अगर एफिशिएंट होगा तो वहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ द शेयर जो होगी वो भी एफिशिएंट होगी और वैल्यू ऑफ द शेयर अगर एफिशिएंट होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी एफिशिएंट। आई थिंक बेस क्या है गॉर्डन मॉडल का ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। नाउ फर्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मायरॉन जे गॉर्डन, इनका पूरा नाम था मायरॉन जे गॉर्डन, डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। इनका ये कहना है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट हमेशा अफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ द फर्म। डिविडेंड पॉलिसी में इन्होंने बेस क्या ले रखा है, थर्ड कैटेगरी, दैट इज सम पार्ट अ कंपनी हैव टू बी रिटेन्ड एंड सम पार्ट कंपनी हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। He showed how dividend policy can be used to maximize the wealth of the shareholder। इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में ये बताने की कोशिश किया है कि कैसे डिविडेंड पॉलिसी हेल्प करती है शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में। तो ये चीज़ तो मैंने अभी ओवरव्यू में आपको बताया ही कि डिविडेंड पॉलिसी नॉर्मली फर्म की वैल्यू पे अफेक्ट करती है और इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बता रखा है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसे आपकी यूजफुल है वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए शेयर होल्डर। The main proposition of the model is that the value of a share reflects the value of the future dividend accruing to that share। Value of the share किससे रिफ्लेक्ट करेगा, वैल्यू ऑफ द डिविडेंड जो फ्यूचर में आपको पे करना है, जो एक्रू यानी आउटस्टैंडिंग है शेयर के अगेंस्ट में। Hence the dividend payment and its growth are relevant in valuation of share। तो जो डिविडेंड पेमेंट आप कर रहे हो, आज आपने डिविडेंड दिया, सम पार्ट रिटेंशन किया तो उसका डिविडेंड फ्यूचर में दोगे। तो अगर इन दोनों का ऑप्टिमम एफिशिएंट रिलेशन आपने बना रखा है तो वहाँ पे आपके जो वैल्यू ऑफ द शेयर होगा वो एफिशिएंट होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म भी आपकी एफिशिएंट हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंडेंट किस पे है, द ऑप्टिमम रिलेशन बिटवीन डिविडेंड पेमेंट एज वेल एज द डिविडेंड रिटेंशन। क्लियर है ये बात सबको। द मॉडल होल्ड्स दैट the share market price is equal to the sum of shares discounted future dividend payment। मॉडल यहाँ पे एक चीज होल्ड कर रहा है कि शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो किसके बराबर होगी, शेयर डिस्काउंटेड फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट, जो भी आपने डिस्काउंटेड फ्यूचर डिविडेंड डिसाइड किया है उसके अगेंस्ट। डिविडेंड अगर एफिशिएंट है तो आपकी जो शेयर प्राइस होगी वो भी एफिशिएंट होगी। अगर आपका डिविडेंड एफिशिएंट नहीं है तो ऐसे बेस पे वहाँ पे आपके लिए जो मार्केट प्राइस है वो आपकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएगी। रीज़न इंटरनल फाइनेंसिंग है, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं है तो कैपिटल गेन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी रोल अप्लाई नहीं होता। तो आई थिंक
गॉर्डन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं एजम्पशंस ऑफ द मॉडल। ऑल इक्विटी फर्म, पहला एजम्पशन सारी इक्विटी फर्म्स हैं, कोई भी ऐसी फर्म नहीं है जो और किसी इंस्ट्रूमेंट में डील करती है। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यहाँ पे भी इंटरनल फाइनेंसिंग का ही कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगेंस्ट में जो रिटर्न है वो कांस्टेंट है, पीछे भी यही था। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे भी कांस्टेंट है, पीछे भी कांस्टेंट थी। परपेचुअल अर्निंग, परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूअस अर्निंग है, अर्निंग आपकी जो भी है वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। एंड कांस्टेंट रिटेंशन, और जो रिटेंशन आप करोगे वो भी कांस्टेंट होगा। तो यानी आपने डिविडेंड और रिटेंशन का जो रेशियो डिसाइड किया है वो आपका एक कांस्टेंट बेसिस पे आपका डिसाइड हो जाएगा कि वही कांस्टेंट रिटेंशन आपका रहेगा, वही कांस्टेंट आप रिटर्न पे करोगे। यानी अगर आपने 50-50% डिसाइड कर लिया तो जितनी भी आपकी परपेचुअल अर्निंग आ रही है उस अर्निंग का 50% रिटेंशन में, 50% पे। बट क्या ये पॉसिबल है कि हर बार का रिटेंशन और डिविडेंड अगर इक्वल होगा तो इन्वेस्टर आपके सेटिस्फाई होंगे? नहीं। रीज़न, आपको हर बार रिटेंशन करने की ज़रूरत बराबर ही हो जरूरी नहीं है। तो रिटेंशन वैरी कर सकता है, डिविडेंड वैरी कर सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ एज्यूम किया इस चीज़ को कि मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट सेम है तो ऐसे बेस पर डिविडेंड और रिटेंशन दोनों ही आपके कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। नाउ द फॉर्मूला विच कैन हेल्प यू टू डिटरमाइन द प्राइस, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। P is equal to E bracket 1 minus V bracket close upon K minus PR. P stands for price, price is the market price, E is the earning per share, B is the retention ratio, retention जितना आप डिविडेंड रिटेन कर रहे हो, K is the cost of capital, R is the rate of return and PR that is equal to Z, G equal to growth rate। तो यहाँ पे आपके लिए E क्या है? अर्निंग पर शेयर, 1 माइनस बी, बी आपका रिटेंशन रेशियो आ जाएगा, इतना आपने रिटेन किया, अपॉन के, के इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बी आर इज द ग्रोथ रेट। तो इसके बेसिस पे आप निकाल लोगे मार्केट प्राइस। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो गॉर्डन के क्रिटिसिज्म भी वही होंगे जो आपके वॉल्टर के हैं। देख लेते हैं। एज द एजम्पशन ऑफ वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल आर सेम, सो द गॉर्डन मॉडल सफर फ्रॉम द सेम लिमिटेशन एज द वॉल्टर। तो वॉल्टर के लिमिटेशंस क्या थी? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, यहाँ पे भी है। फर्म का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज कांस्टेंट नहीं हो सकता, पीछे यहाँ पे बात की गई है कांस्टेंट रिटर्न देने की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे बात की गई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है। तो एजम्पशंस नियर अबाउट सेम है, सिर्फ एजम्पशन में एक डिफरेंस है। वॉल्टर ने बोला है 100% पे आउट और 100% रिटेंशन। इनका ये कहना है there must be a ratio decided between retention and payout. So whatever ratio decided, whatever percentage decided, that is constant, वो constant होगा। ठीक। तो ओवरऑल अगर देखें तो एजम्पशंस की बात करें तो सिर्फ यही एक एजम्पशन वॉल्टर और गॉर्डन में डिफरेंस है, तो इसलिए ओवरऑल एजम्पशन सेम है। इसलिए यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म आपका है वो भी गॉर्डन का सेम वही होगा जो वॉल्टर। तो अगर एग्जाम में आपके गॉर्डन्स मॉडल पूछा जाता है तो ये तीनों पॉइंट क्रिटिसिज्म बताए हैं वही यहाँ पे भी लिखेंगे आप, और अगर वॉल्टर मॉडल पूछा जाता है तो वहाँ पे भी आप वही लिखेंगे। ठीक। ये स्टेटमेंट मत लिख दीजिएगा कि एज द एजम्पशन ऑफ वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल आर सेम, सो द गॉर्डन मॉडल सफर फ्रॉम द सेम लिमिटेशन। ये आपके समझने के लिए है। क्रिटिसिज्म का मतलब वही 3 पॉइंट जो वॉल्टर के हैं वही तीनों पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नाउ the third, that is the last theory, that is Modi-Gilani and Miller's irrelevance theory। इस थ्योरी को नाम दिया गया है irrelevance theory। रीज़न, इन्होंने वॉल्टर और गॉर्डन के जो डिविडेंड मॉडल की थ्योरी है इसको irrelevant बताया। इनका ये कहना है कि ये डिटरमाइन करना कि डिविडेंड 100% पे आउट किया जाए, 100% रिटेन किया जाए, या ओवरऑल जो अर्निंग है उसमें डिविडेंड और रिटेंशन का रेशियो डिसाइड किया जाए, ये एक इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। रीज़न, इनका ये मानना है कि ओवरऑल जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की हम फर्म की पोजीशन निकाल सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट बेस पे निकाल सकते हैं, ना कि डिविडेंड बेस पे। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एफिशिएंट होगी
तो हमारे लिए कंपनी की वैल्यू, फर्म की वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू, ये सब बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसे एफिशिएंट हो? हम एफिशिएंटली ये डिटरमाइन करें, आज अगर डिविडेंड देते हैं तो भी इन्वेस्टर को बेनिफिट है, फ्यूचर में देंगे तो आज उसका कैपिटल गेन हो रहा है, जो उसने कैपिटल लगाई है उसमें एक प्रॉफिट ऐड हो गया और कैपिटल बढ़ गई उसकी, तो फ्यूचर में उसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं या तो उसको डिविडेंड बेनिफिट मिल रहा है या तो उसे कैपिटल बेनिफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो उसे दोनों सिचुएशन में है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल बेसिस पे डिसाइड करने का फॉर्मूला है कि इंटरनल बेसिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिटेंशन करना चाहता है और कितना पे आउट करना चाहता है। तो डिविडेंड पॉलिसी इररेलेवेंट है। रेलेवेंट कौन सी पॉलिसी है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म किस पे डिपेंडेंट होंगी? फर्म की अर्निंग पे। फर्म की अर्निंग किस पे डिपेंडेंट होगी? फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। तो फर्म की अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एफिशिएंट है तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फर्म की जो वैल्यू होगी वो भी एफिशिएंट होगी। डिविडेंड पॉलिसी के बेस पे हम फर्म की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। आई थिंक ये लॉजिकल भी है। डिविडेंड पॉलिसी में अभी तक यहाँ पे जो इन्होंने एजम्पशन ले रखा था इंटरनल फाइनेंसिंग के बिहाफ पे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि एक फर्म की वैल्यू कितनी। मार्केट में फर्म की वैल्यू हमेशा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों फाइनेंसिंग में बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, ना कि अपनी डिविडेंड पॉलिसी। तो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इररेलेवेंस थ्योरी का, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं इररेलेवेंस थ्योरी को। मोदी, गिलानी एंड मिलर्स इररेलेवेंस मॉडल आपका एक चार्ट बना हुआ है जो बताना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ फर्म यानी जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो डिपेंडेंट किसके है? किस पे है? फर्म की अर्निंग पे, कि फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करता है। और फर्म की अर्निंग किस पे डिपेंडेंट है? फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। अगर इन्वेस्टर ही नहीं मिलेंगे तो अर्निंग भी नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस में पैसा नहीं लग पाएगा। अर्निंग नहीं होगी तो वेल्थ भी शेयर होल्डर की नहीं बढ़ेगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी एफिशिएंट है, ना कि डिविडेंड पॉलिसी, अगर इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है, तो उस बेसिस पे हम फर्म की अर्निंग बढ़ा सकते हैं। और फर्म की अर्निंग अगर बढ़ेगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी इंक्रीज कर जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी का ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए एजम्पशन देखते हैं अब। पहला एजम्पशन, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। आप लोगों को ये पता है कि शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर, डिबेंचर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब कैपिटल मार्केट में आपके इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इन्होंने पहला एजम्पशन लिया है कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट एंड पीपल आर रैशनल। कैपिटल मार्केट परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब मार्केट में एफिशिएंटली काम हो रहा है, वहाँ पे कोई लूप होल नहीं है। एंड पीपल आर रैशनल। पीपल आर रैशनल का मतलब पीपल आर अवेयर, उनको सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, उनके पास हर चीज़ नोन है। नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं है। फ्लोटिंग कॉस्ट आर नील। फ्लोटिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो फ्लोटिंग कॉस्ट आपकी कहलाती है जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो फ्लक्चुएशन कॉस्ट आपकी नील है। प्रैक्टिकली तो ये नहीं पॉसिबल है कि फ्लक्चुएशंस आपकी जो हो रही हैं उसकी कॉस्ट आपकी नील हो जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर नील। जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें आपकी कॉस्ट नील है, कोई आपको ब्रोकरेज नहीं देना, कोई आपके ऊपर चार्जेस नहीं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म आर नोन विद सर्टेनिटी। इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है और जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो फर्म का नोन है सर्टेनिटी के साथ। लेकिन ये एजम्पशन आगे ड्रॉप कर दिया गया, कारण जब आप मार्केट बेस्ड हो तो मार्केट बेस्ड में आप अपनी फ्यूचर के प्रॉफिट को, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को कैसे आप कह सकते हो कि ये सर्टेन है आपके लिए? वो हमेशा अनसर्टेन है। इसलिए ये आपका जो एजम्पशन है ये आगे ड्रॉप कर दिया, यानी हटा दिया गया। इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस आर इंडिपेंडेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलग है, डिविडेंड डिसीजन अलग है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करता है मार्केट के कैपिटल गेन पे, और डिविडेंड डिसीजन मार्केट के कैपिटल गेन, कंपनी की मार्केट सिचुएशन इस पे, और डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है कंपनी के इंटरनल पॉलिसी पे कि उसे कितना एक्सपेंशन के लिए पैसा रखना है और कितना अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में पे करना है। आई थिंक ये एजम्पशन भी समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड वन, मोदी, गिलानी एंड मिलर आर्गुमेंट, दैट इज MM आर्गुमेंट। If a company retained earning instead of giving it out as dividend, अगर कंपनी अर्निंग को रिटेन कर देती है डिविडेंड ना दे करके, तो शेयर होल्डर एंजॉय कैपिटल एप्रिसिएशन। तो शेयर होल्डर को फायदा क्या है? आज डिविडेंड नहीं मिला, फ्यूचर में तो मिलेगा। आज उसकी कैपिटल क्या हुई? बढ़ गई।
इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अर्निंग रिटेन, किसके बराबर, उस अमाउंट के बराबर जितनी अर्निंग आज रिटेन की गई है। यानी अगर 100 रुपये आपको डिविडेंड मिलना था तो 100 रुपये से आपकी कैपिटल क्या हुई, बढ़ गई। एंड इफ इट डिस्ट्रीब्यूट्स अर्निंग बाय वे ऑफ डिविडेंड इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग इट, और अगर कंपनी डिविडेंड को, अर्निंग जो हुई है उसे डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना कि रिटेन करके, तो शेयर होल्डर एंजॉयज डिविडेंड इक्वल इन वैल्यू टू द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल वुड हैव एप्रिशिएटेड। तो यहाँ पे शेयर होल्डर एंजॉय क्या करेगा, डिविडेंड, किसके बराबर, उस कैपिटल के बराबर जो उसकी एप्रिशिएट हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन कंपनी अडॉप्ट करे, शेयर होल्डर को उससे बेनिफिट है। किस तरीके से, पहला बेनिफिट उसका आ रहा है कि अगर कंपनी रिटेन कर लेती है तो कैपिटल अप्रिशिएट करेगी, किसके बराबर, वो अमाउंट जो अर्निंग के फॉर्म में अभी नहीं दिया गया, रिटेन किया गया है। और अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है तो डिविडेंड देने का मतलब उसे पैसा तुरंत मिल गया, और उस किसके इक्विवेलेंट डिविडेंड दिया गया, वो अमाउंट जिसके अगेंस्ट जितना कैपिटल एप्रिसिएशन उसके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, यानी कैपिटल उसकी इनहेंस होती है। तो दोनों ही केस में उसको फायदा है। हेंस द डिवीजन ऑफ अर्निंग बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग इज इररिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इनका ये कहना है कि एज पर शेयर होल्डर ये इररिलेवेंट है डिसाइड करना कि अर्निंग जो हुई है उसका डिवीज़न कितना डिविडेंड में किया जाए और कितना रिटेन अर्निंग में किया जाए। तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी सबको। चलिए फॉर्मूला देखते हैं इस थ्योरी का, कैसे यहाँ पे हम मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेंगे। P0 इक्वल टू 1 ब्रैकेट D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस P, वेयर P0 क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर एट टाइम 0। टाइम 0 मतलब जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया इसलिए आपके लिए टाइम यहाँ पे 0 है। D1 इज द डिविडेंड पर शेयर एट टाइम 1, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो डिविडेंड पर शेयर आपका एग्जिस्ट करेगा। टाइम 1 मतलब आज आपने किया है तो कुछ समय के बाद ही आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वो आपके लिए टाइम 1 हो गया। P1 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट टाइम 1, जो आपकी मार्केट प्राइस है वो भी आपकी फ्लक्चुएट कब होगी, जब आप आज इन्वेस्ट करके आप इन फ्यूचर टाइम का थोड़ा सा टाइम आप इनहेंस करोगे, तो वो भी आपके लिए टाइम 1 हो गया। एंड P इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे आपके लिए P क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैपिटल, यानी वो रिटर्न जो आपको पे करना है कैपिटल को जनरेट करने के लिए। तो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। क्लियर है ये बात सबको। चलो लास्ट वन इन मोदी गिलानी मिलर्स इररिलेवेंस थ्योरी, दैट इज द क्रिटिसिज्म। कुछ इसमें ही फैक्टर्स हैं जो क्रिटिसाइज किए गए हैं। पहला, इन्होंने असम्पशन लिया था परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी मार्केट हमेशा परफेक्ट मार्केट हो। मार्केट में आपके फ्लक्चुएशंस भी होंगे, मार्केट में आपके सैचुरेशन भी आ सकता है, तो मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती। नो परफेक्ट कैपिटल मार्केट। एग्जिस्टेंस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमेशा होता है, ब्रोकरेज हमेशा हमें पे करना होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन मार्केट मूवमेंट होंगे तो वहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी आपकी वैरी करेगी, चार्जेस आपके वैरी कर सकते हैं। लैक ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मार्केट में कहा गया कि आपके जितने भी यहाँ पे आपके लिए जो लोग अवेलेबल है, जो पीपल अवेलेबल है, वो रैशनल है, यानी उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है उनके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की कमी हो सकती है। मार्केट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर किया है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा हमारे अवेयरनेस पे। तो इसलिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है, उसकी भी कमी हो सकती है। डिफरेंशियल रेट ऑफ टैक्सेस डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आपके रेट ऑफ टैक्स भी वैरी करेंगे। कुछ आपके टैक्स बेनिफिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपके लिए टैक्स रेट मिनिमम होता है, नील होता है। कुछ आपके नॉन टैक्सेबल भी होते हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट है। कुछ टैक्सेबल हैं तो वहाँ पे अलग टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो डिफरेंट आपके टैक्स रेट्स भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने एज्यूम किया है कि यहाँ पे टैक्स रेट नील है। नो फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कभी फिक्स नहीं हो सकती। रीज़न, रिसेशन मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिफरेंट होगी, बूम मार्केट में अलग होगी। तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वेरी करेंगी। मार्केट में इनफाइनाइट कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी वेरी करेगी। तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स हो, ये जरूरी नहीं। इन्वेस्टर डिज़ायर टू ऑब्टेन करंट इनकम, इन्वेस्टर की डिज़ायर क्या है कि वो करंट इनकम को जनरेट कर ले। जरूरी तो है नहीं, मार्केट में आपके फ्लक्चुएशंस हुआ और आपकी जो शेयर वैल्यू है वो डिक्लाइन कर गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में होल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे बेस पे ये कहा जाए कि इन्वेस्टर
हमेशा करंट इनकम को ही जनरेट कर लेगा, जरूरी नहीं है, उसे फ्यूचर इनकम के लिए समटाइम होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी आपका क्रिटिसिज्म है मोदी, गिलानी, मिलर। तो आई थिंक डिविडेंड पॉलिसी के बिहाफ पे जो आपकी 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं ये समझ में आ गई होंगी। पहली दोनों थ्योरी आपकी डिविडेंड पॉलिसी से ही रिलेटेड है, तीसरी थ्योरी ने डिविडेंड पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है और इन्होंने फोकस किस पे किया है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। तो आई थिंक ये डिविडेंड पॉलिसी का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो नोट्स के साथ अपने सुन लीजिएगा, जहाँ भी डाउट्स होंगे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।